हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम जनरल साइंस पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल और ऑल वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी है। माई सेल्फ अभिमन्यु सिंह। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक जो माइक्रोन होता है 10⁻⁶ 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल्स होता है। और ये माइक्रोन क्या है, तो मीटर है, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक है। और दूरी के एक और मात्रक की हम बात करेंगे। दूरी का एक मात्रक है पारसेक। एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो लाइट द्वारा, प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष के नाम से या एक प्रकाश वर्ष के तौर पे जानते हैं। देन हम बात कर देते हैं एक लिक्विड का मात्रक है, एक बैरल। आप इस समय सुन रहे होंगे कि भारत तेल निर्यातक वो तेल इसमें रसिया से परचेज कर रहा है 25% डिस्काउंट पर। तो वो जो लेन देन होता है वो बैरल में होता है। तो एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम 10⁻⁻6 मीटर देख चुके हैं, एक माइक्रोन के बराबर होता है। तो उससे जुड़े जितने भी इस तरह के प्रीफिक्स होते हैं उन सबको हम देख लेते हैं। हम बात करते हैं गीगा की। गीगा के टर्म में हम 10⁻9 समझेंगे। देन मेगा की बात करें तो मेगा की पावर 10⁻6 समझेंगे। किलो 10⁻3। और डेसी को 10⁻1 से डिनोट करेंगे। सेंटी को 10⁻2 से डिनोट करेंगे। मिली को 10⁻3 से डिनोट करेंगे। माइक्रो को 10⁻6 से डिनोट करेंगे। नैनो को 10⁻9 से डिनोट करेंगे। पीको को 10⁻12 और फेमटो को 10⁻18 से डिनोट करेंगे। वैसे इसके और भी बहुत से पहलू हैं, लेकिन जो मुख्य हैं मैंने यहाँ पे ये आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। देन हम बात करेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है और इसी के साथ साथ ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। हम कुछ और मात्रक आपसे डिस्कस करेंगे। चुंबकीय बल का मात्रक टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या गॉस होता है। चुंबकीय बल के 3 मात्रक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर और गॉस। देन ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स में, तो ये आपस में आप कंफर्म कर लीजिए एक साथ, इसलिए आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। हम कुछ और मात्रक के बारे में बात करेंगे। देखिए यूनिट्स क्या है, तो कुछ होती हैं, कुछ होते हैं मूल मात्रक और कुछ होते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक, मतलब उन जो मूल मात्रक हैं उनकी सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। तो हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेस यूनिट मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो लेंथ यानी कि दूरी हो गया, इसका मात्रक क्या है, मीटर है, उसको हम m से डिनोट करते हैं। देन मास मतलब द्रव्यमान हो गया, इसको हम इसका जो मात्रक हो गया वो क्या है, किलोग्राम है। तो हम बोलते हैं ना कि 5 किलो 10 किलो क्वांटिटी मेजर करते हैं मास, तो इसका सिंबल केजी हो गया। देन टाइम का सेकेंड हो गया मात्रक और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। देन इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा हो गई, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा होती क्या है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो फ्लो कर रहे हैं तो उससे विद्युत धारा जनरेट होती है। देन हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में ताप कहते हैं और इसको हम केल्विन से डिनोट करते हैं। केल्विन इसका मात्रक है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, इसको हम मोल इसका मात्रक है, उसको हम MOL से डिनोट करते हैं। देन लुमिनियस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, इसको हम कैंडेला से शो करते हैं और इसका मात्रक CD होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ व्युत्पन्न मात्रक हो गए, यानी कि उन मूल मात्रकों से हमने इनको जनरेट किया है। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज इसका मात्रक है और HZ से इसका सिंबल हो गया। देन फोर्स की बात करें, बल हो गया। फ्रीक्वेंसी को हम आवृत्ति भी कहते हैं हिंदी में। फोर्स का बल हो गया और इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं और कैपिटल N इसका मात्रक होता है, वो सिंबल होता है। देन हम बात करते हैं प्रेशर मतलब हो गया दाब को हम पास्कल में मेजर करते हैं और इसको हम PA से डिनोट करते हैं। देन हम बात करेंगे एनर्जी को हम जूल में और इसको हम कैपिटल J से मेंशन करते हैं। हम पावर की बात करें, पावर मतलब हो गया शक्ति को हम वाट में मेजर करते हैं और कैपिटल W से इसको हम डिनोट करते हैं। देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश को हम कूलाम
इसका मात्रक लिखते हैं और इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव को हम वोल्ट से डिनोट करते हैं और कैपिटल वी से इसको हम सिंबलाइज करते हैं। देन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसका जो मात्रक है वो ओम है और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। देन हम बात करते हैं सेल्सियस टेम्परेचर की। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं और डिग्री सेल्सियस, डिग्री कैपिटल सी, इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे आप ये दो देखेंगे, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्ट मात्रक लिखते हैं और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम ओम मात्रक लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, गैसों के दबाव को किससे मापा जाता है? अगर कहीं पे गैस का प्रेशर है तो उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैसों के दबाव को मैनोमीटर से नापा जाता है। तो यंत्र का नाम क्या है? मैनोमीटर है। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट यंत्र हैं जो पूछे जाते हैं, हम सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देन हम बात करेंगे पौधों की वृद्धि, तो केस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जाता है। देन हम बात करेंगे वायु की गति को, वायु की गति को एनीमोमीटर से नापा जाता है। देन उच्च ताप मापन को किससे, उच्च ताप को हम किससे मापते हैं? तो पैरोमीटर से हम उच्च ताप को मापते हैं। जल का घनत्व हम किससे नापते हैं? जल के घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं। जब भी हम जल की बात करेंगे वहाँ पे हम हाइड्रो से आप सेंस निकाल लेंगे, वो लिक्विड का सेंस देता है। देन हवा की आर्द्रता है तो यहाँ हाइग्रो है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। कुछ और भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से हम नापते हैं। रक्तचाप मापने में हम स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में हम मेजर करते हैं और रिएक्टर स्केल पे ये जो ग्राफ बनता है वो बनता है। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से नापते हैं। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वायुमंडलीय दाब यहाँ पे अलग है और गैसों का दबाव मैनोमीटर से नापा जाता है। पौधों की वृद्धि ऑक्सीनोमीटर से मेजर करते हैं। ध्वनि सुनने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कुछ और भी हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को हम फोनोमीटर से नापते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण नापने में हम बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ काट दीजिएगा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण नापना है तो आपको बोलोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समुद्री जहाज़ की चाल मापने में नॉट का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जहाज़ की चाल मापन में नॉट, ये इसकी मेजरमेंट यूनिट है। मान लीजिए कि हम दौड़ते हैं 5 किलोमीटर, तो हमने बोला 5 किलोमीटर लगाया ना, मात्रा क्या है? किलोमीटर। वैसे समुद्र 5 किलोमीटर चलेगा, समुद्र में जहाज 5 किलोमीटर चलेगा तो उसको हम बोलेंगे 5 नॉट चला है। ये चीज़ वहाँ पे आपको ध्यान देनी है। देन हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता की बात करें तो इसको हम एक्टिनोमीटर से मेजर करते हैं। द्रव प्रवाह की गति, पानी कितनी गति से बह रहा है, इसको हम वेंचुरीमीटर से डिनोट करते हैं। देन कृत्रिम मौसम बनाने में साइटोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। गैस का आयतन मापने में यूडियोमीटर से गैस के आयतन को मापते हैं। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी से मापा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर काम करती है, तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। अपकेंद्रण बल क्या होता है? तो वृत्ताकार पथ में गति करते हुए किसी पिंड पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी सिद्धांत पर हमारी वॉशिंग मशीन काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग भार की गेंदें निर्वात में एक समान ऊंचाई से, निर्वात है, दूसरा है एक समान ऊंचाई से गिराई जाती हैं तो कौन सी गेंद पहले ज़मीन पर गिरेगी? यहाँ पे आपको नोटिस करना है, दो अलग अलग भार की गेंदें हैं और निर्वात में उनको एक समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी गेंद पहले ज़मीन के तल को छुएगी? तो आंसर है दोनों गेंदें एक साथ ही गिरेंगी। जब भी हम निर्वात में कोई वस्तु किसी भी हाइट से किसी भी भार की गिराते हैं तो ज़मीन पे वो एक साथ ही आके गिरती हैं। इसी से जुड़े एक दो सवाल और भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। यदि हवा में, वहाँ पे निर्वात था, यहाँ पे आपका हवा आ गया, हवा में अलग अलग भार की गेंदें एक ही ऊंचाई से गिराई जाती हैं तो जिसमें ज़्यादा भार होगा वो गेंद पहले गिरेगी। वहाँ पे क्या था? निर्वात था तो एक साथ गिर रही हैं। यहाँ हवा है तो अलग भार है तो अलग टाइमिंग पे गिरेगी। जो ज़्यादा भार की है वो पहले गिरेगी, जो कम भार की है वो बाद में गिरेगी। ठीक है। देन पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है।
जो पिंड है मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ऐसे भी सवाल आ सकता है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है पृथ्वी में। तो पृथ्वी में ध्रुव पर आप जब जाएंगे तो वस्तु का भार या पिंड का भार सर्वाधिक होगा। अब इसी पे क्वेश्चन आता है पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होगा, तो पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होगा, तो विषुवत रेखा पर उसका भार न्यूनतम होगा। देन हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में वस्तु में भारहीनता होगी परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आपको पता है कि W बराबर एम जी होता है। अगर जी को जीरो कर देंगे तो भार W वेट है, वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन मास तो कांस्टेंट रहेगा। मास ऑल ओवर वर्ल्ड, आप कहीं भी आसमान में चले जाइए, निर्वात में चले जाइए, या जहाँ ग्रेविटी नहीं है वहाँ भी चले जाइए, तो जो मास है वो आपका मास उतना ही रहने वाला है। और जी अगर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से आपका वेट जो है घटता बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे एक बात और आप नोटिस कर लीजिए, आपको अपना मास आपको अपनी बॉडी का मास निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो एक ऑन एन एवरेज जी को आप 10 मान लीजिए और आपका वेट सपोज 70 किलो है, तो अगर ये 10 है तो ये 7 होगा, यानी कि जो आप अगर आप 70 किलो के हैं तो आपका जो द्रव्यमान है बॉडी का वो क्या है, 7 kg है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तेल की बूंद पानी के तल पर फैल जाती है क्यों, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव की वजह से तेल की बूंद पानी के तल पर फैल जाती है और उसका जो रंगीन दिखना होता है वो प्रकाश के व्यतिकरण की क्रिया से होता है। मैंने पिछली वीडियो में प्रकाश वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। देन हम बात करेंगे स्टोव, जो खाना बनाने वाला स्टोव होता है उसमें तेल का ऊपर चढ़ना किसकी वजह से ऊपर तेल चढ़ता है, तो वहाँ पे आपका आंसर पृष्ठ तनाव होगा। पृष्ठ तनाव की वजह से ही स्टोव में तेल ऊपर चढ़ता है और आराम से हम आग के थ्रू खाना बनाते हैं। देन लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना केशिकात्व का उदाहरण होता है। लालटेन में जो बत्ती होती है जो उससे जो तेल ऊपर चढ़ता है और जाके जलता है वो केशिकात्व की घटना है। देन ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब कम होता जाता है। जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायुमंडलीय दाब जो है कम होता जाएगा, जिससे वजह से कि जिसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, जिससे पेन से स्याही का निकलना, जो पेन की स्याही होती है वो बहने लगती है। देन हवा का जो बुलबुला है या पानी का जो बुलबुला है वो ऊंचाई पर जाने के साथ फट जाता है। ऐसी घटनाएं होती हैं। ये भी आप देखेंगे जो पर्वतारोही होते हैं ज़्यादा हाइट पर जाते हैं तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। क्यों, वायुमंडल कम हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए अपने साथ वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। और भी बहुत से एग्जाम्पल आपको उसके मिलेंगे। देन हम बात करेंगे साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस पे ऐसे सवाल पूछ लेगा साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में होता है। ऑप्शन इज कम होता है, बराबर होता है, ज़्यादा होता है। तो आपको बताना है भैया साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम आगे बात करते हैं। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्यों, क्योंकि बादलों का घनत्व कम होता है। हमने घनत्व के पीछे बात की थी। घनत्व बराबर होता क्या है, तो D बराबर m/v, यानी कि मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व का फॉर्मूला। घनत्व के चलते ही, कम घनत्व के चलते ही बादल जो हैं वायुमंडल में तैरते रहते हैं। देन हम बात करेंगे वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। सपोज ये कोई वस्तु है, हमने क्या किया, इसकी मात्रा बदल दिया, हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, एक ये स्लाइस बन गया। अब क्या इसका घनत्व चेंज हो जाएगा, घनत्व तो वही रहेगा। अब एक सपोज बटर का एक पीस था, अब पूरा बटर लो या बटर का एक मक्खन का एक टुकड़ा ले लो, उसकी डेंसिटी तो टोटल में वही रहने वाली है। इसलिए जब भी हम किसी वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो उसमें उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। देन पारे का घनत्व लोहे से ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। पारे का जो घनत्व होता है वो लोहे से ज़्यादा होता है, इसलिए लोहे की कील पारे पर तैरती रहेगी। क्वेश्चन आ जाएगा लोहे की जो कील है पानी में डूब जाती है लेकिन पारे में तैरती है क्यों, तो आंसर है क्योंकि पारे का घनत्व लोहे के घनत्व से ज़्यादा होता है। आगे हम बात करेंगे जो हिमखंड होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, उनका 1/9 भाग जल के ऊपर होता है, यानी कि जल के तल के ऊपर होता है, जबकि 8/9 भाग जल तल के नीचे होता है। सपोज ये पानी का तल है, यहाँ पे कोई ग्लेशियर है, ऐसे ये ग्लेशियर है,
तो ये नीचे बहुत ज़्यादा है और ऊपर सिर्फ इतना है, यानी कि जो ऊपर इसकी हाइट है वो 1/9 है और नीचे जो हाइट है इसकी, ये वाली जो हाइट है ये 8/9 है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आता है वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।